उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की। दोस्तों नमस्कार। बहुत बरस पहले यहाँ पर एक युवा कलाकार आया। आगे चलकर अच्छी और बुरी भूमिकाओं में उसने बहुत नाम कमाया। उसका जो डायलॉग सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ वो था, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। जी हाँ, आज प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हैं जाने माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा। इनसे बातचीत की है निम्मी मिश्रा ने। दोस्तों, हमें बड़ी खुशी हो रही है आपको बताते हुए कि हमारे बीच वो चिर परिचित जाना पहचाना चेहरा है जिसके अभिनय की प्रतिभा ने हम सबको बहुत ही एक अच्छा कलाकार देखने को दिया है। उनके अभिनय में इतनी सहजता है कि उनके अभिनेता स्वरूप को ही हमने अपना लिया है और उनके चाहने वाले भी उन्हें वैसे ही जानते हैं। पर उनकी जिंदगी, उनकी अभिनय यात्रा, उनके शौक और भी बहुत सी उनकी बातें आज हम उन्हीं से करेंगे। प्रोग्राम में स्वागत करते हैं अभिनेता प्रेम चोपड़ा का। नमस्कार चोपड़ा जी। नमस्कार, मेरे सुनने वालों को भी नमस्कार। आप सबसे पहले हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि अभिनेता आप बनेंगे और फिल्म के आकाश में चमकेंगे, ऐसा आपने पहले से सोच रखा था? मैं कॉलेज में जब पहुंचा तो वहां पर ड्रामेटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया। वहां से जब मुझे हौसला अफजाई हुई मेरी कि मैं ड्रामास में पार्ट लिया, वहाँ पर अच्छा काम लोगों ने सराहा, पसंद किया। लोगों ने, दोस्तों ने, टीचर्स ने सजेस्ट किया कि भाई तुम अच्छे एक्टर हो, कोशिश करो कि प्रोफेशनल एक्टर बनने की, क्योंकि वहाँ तो एमेच्योर स्टेज होता था। तो एक उस कॉलेज के ज़माने में सब देखते हैं कि कहाँ पर वोकेशन अपना जो फ्यूचर का होता है ज़िंदगी का, वहीं से वो बीज बो देता है। तो शिमला में उन दिनों में बहुत ड्रामेटिक ग्रुप्स थे, क्लब्स थे, तो उनमें हमने हिस्सा लिया है। बहुत से प्लेस किए, अंग्रेज़ी में, हिंदी में, पंजाबी में। बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला कई दफ़ा। तो यह फैसला हो गया कि भाई कोशिश की जाए एक्टर बनने की। अच्छा, हम जैसा जानते हैं कि आपके पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने और फिर आपने अभिनेता बनने की सोच ली और अब तो क्या बात है। तो उस जमाने में उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? उन्होंने आपका साथ दिया या मेरे पिताजी मुखालफत की? मेरे पिताजी थे, वो बहुत ही हाईली एजुकेटेड आदमी थे। वो चाहते थे कि भाई ऐसा प्रोफेशन करो जिसमें एक नोबल भी वर्क हो और एक सिक्योर भी प्रोफेशन हो। खुद भी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके गवर्नमेंट जॉब में थे। तो वो चाहते थे कि भाई मैट्रिक में मैंने उस वक्त बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, तो उन्होंने कहा भी तुम डॉक्टर बनने की कोशिश करो, ये दिस इज ग्रेट फ्यूचर। तो मैंने ज्वाइन तो किया एफएससी, मेडिकल ज्वाइन किया। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि कॉलेज के ज़माने में एक माहौल ऐसा पैदा हो गया कि वो अब एफएससी, जब मेडिकल स्टूडेंट आप होते हैं तो फिर सब छुट्टी हो जाती है, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट को ठहरना पड़ता है प्रैक्टिकल्स के लिए, उसके लिए तो काफ़ी वक्त चाहिए उसके लिए। तो वैसे भी दिलचस्पी होनी चाहिए उन चीज़ों में। तो मैंने फिर बाकी जो हमारे शौक पैदा हो गए ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कॉलेज के ज़माने में, ड्रामेटिक्स में, डिबेट्स में, तो ये ज़्यादा वक्त ले जाते थे स्टडीज से। तो फैसला मैंने अपने फादर को सुनाया 6 महीने के बाद कि भी ये मेडिकल तो अपने पास बस की बात नहीं लगती अभी। उन्होंने कोशिश की परसुएड करने की भी, ये अच्छा है, देखो ये दिस इज समथिंग विच विल बी ए सॉलिड फ्यूचर एंड आई कैन अफोर्ड टू
give you the education of a doctor, which very few people can do it. तो खैर मैंने कहा दिया कि नहीं, ये मुझसे नहीं होगा, तो then I switched over to the arts. उनका रिएक्शन यही था कि अच्छा होता है अगर तुम वही करते, लेकिन अगर तुम्हें इसमें खुशी है तो ये करो, अब यू हैव टू थिंक ऑफ योर ओन फ्यूचर. उनका मतलब ये था कि आगे जाके शायद IAS करे या कुछ करे, लेकिन हमारा शौक दूसरा पैदा हो चुका था. तो मुखालफत नहीं थी, लेकिन उन्होंने सराहा भी नहीं. उन्होंने कहा बहुत वेस्ट टाइम करते हो तुम इन चीज़ों में, अपने स्टडी की तरफ तवज्जो दो. खैर ऐसे सिलसिला बनते बनते एक्सेप्टेंस. फिर बाद में तो खुश हुए बहुत. जब शुरू में मैं फिल्मलेस से आया तो यही सोच के आया, अभी BA का रिजल्ट भी नहीं निकला था, तो मैंने सोच के आया था कि आते ही हमें चांस मिल जाएगा, हम तो स्टेज पे भी काम करते रहे वहाँ पे. लेकिन यहाँ आकर देखा तो उन दिनों में तो बहुत ही मुश्किल था. उन दिनों में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती थी बड़े बड़े आदमियों को. तो हम तो एक बड़े ही मामूली से गेस्ट हाउस में ठहरे और 4-4 आदमी एक ही थे उसमें कमरे में, और स्ट्रगल की. लेकिन वहाँ तो स्टूडियो के अंदर ही जाना मुश्किल था. उन दिनों में तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो लॉट्स ऑफ पीपल वर ट्राइंग टू बी एक्टर. तो इसलिए वो हमारे वो बेहतरीन जो कांटेक्ट होता था वो वॉचमैन होता था. उसको चाय पिलानी पड़ती थी या कुछ करना पड़ता था, फिर अंदर जाने देता था. अंदर जाके फिर हम स्टूडियो में मिलते लोगों को. पहला दौर की बात कर रहा हूँ, उसमें आया तो मुझे कोई ख़ास कामयाबी नहीं हुई, और मेरा वक्त जो था वो 5-6 महीने में गुजर गए, और एक इनसिक्योरिटी फीलिंग होने लगी. ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ गया कि पास हो गया, तो फिर मैं वापस चला गया शिमले जाकर फिर मैंने वहाँ पर नौकरी कर ली एक नेशनल सेविंग्स बैंक में. नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट की नौकरी थी, गवर्नमेंट जॉब वो की. लेकिन ध्यान तो इधर ही था. खैर वहाँ 6-7 महीने रहे तो फादर ने कहा देखो भी अभी अगर तुम जाओगे तो यू हैव टू लिव ऑन योर ओन, मैं तुम्हें पैसे नहीं भेज सकूंगा. बेस्ट थिंग फॉर यू विल बी इफ यू आर इंसिस्ट ऑन बिकमिंग एन एक्टर, मुंबई जाओ. मुंबई जाकर तुम नौकरी की तलाश करो पहले, कि तुम्हारे पास डिग्री है तो नौकरी की तलाश करो. अगर नौकरी मिल जाती है तो फिर तुम्हें एक इकोनॉमिक एग्जिस्टेंस का जरिया मिल जाएगा, वरना तो तुम्हें वहाँ ठहरने का कोई और जरिया नहीं होगा. मैं तो पैसे भेजूंगा नहीं. तो खैर साफ साफ बोल दिया ये. तो हमने खैर वहाँ से फिर 6-7 महीने के बाद वापस लौटे. तो आते ही आई वॉज लकी, आई गॉट ए जॉब इन इंडिया एंड आई वॉज देयर फॉर 5 years. और साथ साथ स्ट्रगल चालू थी. उसी स्ट्रगल के दौरान में हमें कुछ चांसेस मिले, और हमने नौकरी छोड़ी नहीं जब तक उपकार 60% नहीं बन चुकी थी. उन दोनों में मैंने पिक्चरें एज बतौर हीरो भी की काफ़ी. दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों से ये मत पूछो, दीवानों पे क्या गुजरी है. हाँ उनके दिलों से ये पूछो, अरमानों पे क्या गुजरी है. दीवानों से ये मत पूछो. पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं. औरों को पिलाते रहते हैं और खुद प्यासे रह जाते हैं. ये पीने वाले क्या जाने पैमानों पे क्या गुजरी है. दीवानों से ये मत पूछो.
बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। हाँ, उनके दिलों से ये पूछो अरमानों पे क्या गुजरी है, गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो। क्या होता है कि जब आप एक विलेन के रूप में जाने जाते हैं, आपको पर्दे पर देखते हैं जब सब लोग, तो चाहे आप अच्छा भी काम करें, अच्छी बात कहें, तो भी सबको लगता है कि इनका इरादा नेक नहीं, आपकी ऐसी छवि बन गई है देखने वालों के। पर जब आपने अभिनय की दुनिया में कदम रखा तो मन में सबके यही चाहना होती है जो मुंबई आता है कि हम तो हीरो बनेंगे। तो तब आपने हीरो बनने की ही सोची थी ना? बिल्कुल बिल्कुल। मैं जब आया तो हर कोई इंसान इसलिए आता है कि हीरो बने। हम भी इसी यही हैट पहन के आए थे कि भाई हीरो बनना है। दिलीप कुमार हमारे बहुत बड़े आइडल थे। दिलीप कुमार राजपूत, देवानंद तिकड़ी थे, बड़े पॉपुलर, बहुत हम अहम फैन, हम उनके बहुत ज़बरदस्त फैंस थे। लेकिन यहाँ आकर जब मैंने आपको मुश्किलातें बताई कि वो हीरो जो बनना दरकिनार, अंदर प्रोड्यूसरों को मिलना भी बड़ा मुश्किल था। खैर उनसे मुलाकात होती थी, फिर कोई वजह से फ़ोटो छोड़ जाओ, हम बुलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उस दौरान में मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया काम करता रहा, साथ साथ स्ट्रगल भी करता रहा। तो उन दौरान में मुझे एक दो पंजाबी पिक्चरें मिल गई। पंजाबी पिक्चर थी एक, उसका नाम था चौधरी करनैल सिंह, चौधरी करनैल सिंह, जिसमें आपको अवार्ड भी मिला, जिसमें नेशनल अवार्ड भी मिला था। वो फिल्म जो है बहुत ही लगा, तो उसको 3 महीने में पिक्चर बनाने वाले से लगे 3 साल बनाने में, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फंड्स। तो ये बड़ी मुश्किल थी, लेकिन मैं नौकरी नहीं छोड़ी, मैंने वो करता रहा छुट्टी लेके शूटिंग। तो वो फिल्म एक बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद पंजाबी फिल्मों बहुत आई, लेकिन पंजाबी फिल्मों में काम करने का मकसद नहीं था मेरा, क्योंकि वो आई वॉज हैविंग अ गुड जॉब, तो आई डिडंट लाइक टू लूज द जॉब एट द रिस्क ऑफ दीज फिल्म्स। अगर 3-4 पिक्चरें और भी की जो बहुत बड़ी कामयाब हुई। सपनी बहुत कामयाब हुई, मैं धरती पंजाब भी बहुत कामयाब हुई। और उसके साथ साथ मुझे 4-5 हिंदी पिक्चर मिली। एक कंवारी मिली, उसमें हीरो था। मैं शादी करने चला, उसमें भी हीरो था। लेकिन वो फिल्में जो थी ना, वो कामयाब नहीं हुई। और क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जिसमें आप बतौर हीरो किसी फिल्म में आते हैं, वो कमर्शियल सक्सेसफुल ज़रूरी होना चाहिए। अगर नहीं हुई तो फिर आप हीरो से जीरो बन जाते। तो बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो कि इंसिस्ट करते नहीं मैंने हीरो ही बनना है, और वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते। तो लेकिन हमने ये सोच रखा था कि अगर हीरो नहीं भी बने का और दूसरे रोल मिले तो उसको भी हम अपना लेंगे, क्योंकि ये ना हो कि हम ना इधर के रहें ना उधर के रहें। तो जिद्दीपन छोड़ दिया और हमने कुछ एक पिक्चरें कर ली, जिसमें एक पिक्चर थी वो कौन थी, वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म दैट आई डिड इन हिंदी। और तीसरी मंजिल, मेरा साया, या आप देखिए ये सगाई, और शहीद पिक्चरें तो आपकी बहुत सारी हैं। उस फिल्म में उस दौर की बात कर रहा हूँ। शहीद, फिर उसके बाद उपकार। तो उपकार जब 50% बन गई तो लोगों को ऐसा खबर मिलनी शुरू हो गई ऑफिस में, यू आर नॉट अलाउड टू वर्क डबल जॉब, यू नो। तो खैर उपकार में जब 50% मैंने कहा अब तो सिक्योर हो जाएंगे, ऐसा लगता है। तो पिक्चरें जो बाकी की बड़ी अच्छे बड़े बड़े पैमाने पे बन रही थी, तो जब रिलीज हुई तो बहुत जबरदस्त हिट हुई। और वो हिट हुई तो उसमें नेगेटिव रोल थे कई, जो पिक्चर ज्यादा, जैसे तीसरी मंजिल या वो कौन थी जो हिट हुई। तो वो अभी एक लोगों ने एक ये सोचा, प्राण साहब उस वक्त जरा एजड हो गए थे, तो उन्होंने सोचा कि एक नया विलन, मतलब लोगों को एक नया विलन मौका वारदात पे आ गया है। तो उन्होंने फिर ऐसे रोल, अब उपकार के बाद तो फिर बिग हिट, और बहुत बड़ा रोल था, बिल्कुल पैरेलल, और बहुत अच्छा था, नेगेटिव रोल था, शेड्स भी बहुत अच्छे थे, तो उसमें एस्टैब्लिश हो गए। फिर ऐसा होता है कि एक टाइप बन जाती है हर एक्टर की। उन दिनों में बहुत ही टाइप के, उस जमाने में मुतासर होते नहीं, यार इसने नेगेटिव रोल करता है तो इसको नेगेटिव रोल में ही
कास्ट किया जाए। हालांकि एक्टर जो है वो हमेशा चाहता है उसे वैरायटी मिले। हाँ, वैरायटी में। तो हमने खैर वो नेगेटिव रोल हमें मिलने शुरू हुए, देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। हम बातें तो बहुत सारी करेंगे आपसे, आपकी पसंद का एक गाना सुन लेते हैं। हाँ जी, सुनाइए। मैं शुरू की पिक्चर का आपको बोलता हूँ। वो गाना शहीद, जिसमें मैंने भी गाना गाया था। हाँ, वो आप पे ही फिल्माया गया था। जो हम मेरे पे मनोज कुमार पे सब जी हाँ, रंग दे बसंती चोला। रंग दे बसंती चोला था। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है, दम निकले इस देश की खातिर बस इतना अरमान है। एक बार इस राह में मरना 100 जन्मों के समान है। देख के वीरों की कुर्बानी, देख के वीरों की कुर्बानी, अपना दिल भी बोला मेरा रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला। मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती। प्रेम साहब, हम बात कर रहे थे शुरू के दौर की, जब आपने अपनी नौकरी छोड़ दी। अच्छा, नौकरी छोड़ने में इतनी देर आपने क्यों लगाई? वो इसलिए मैंने आपको बताया ना कि बिल्कुल रहने या बम्बई में वैसे रहने का तरीका ही नहीं था। नहीं, पर लोग अपनी सफलता से बहुत जल्दी खुश होके और समझते हैं कि हम बिल्कुल आसमान पे पहुंच गए। आप ऐसे नहीं थे, बहुत सोच समझ के काम करते। सिक्योरिटी की तरफ जरा ज्यादा तवज्जो देता था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर कल को काम नहीं मिला तो वो कहते हैं ना कि ना घर के रहेंगे ना घाट के, वो ना हो जाए तो फिर वापस जाएं, फिर वापस जाके भी काम ना मिले तो फिर क्या होता है कि ये इसलिए बहुत जरूरी था। लेकिन किस्मत ने साथ दिया और निकल पड़े। अच्छा, जब आपको पहली बार अवार्ड मिला जो पंजाबी फिल्म में, तब कैसा लगा कि पहली बार काम किया और पहली बार आपको? नहीं, वो नेशनल अवार्ड, देखिए अब ये पिक्चर उस दौरान में बाकी बन चुकी थी, लेकिन जब नेशनल अवार्ड होते थे रीजनल पिक्चरों को भी मिलते थे, तो पंजाबी पिक्चर, दैट वाज द फर्स्ट फिल्म व्हिच वाज मेड ऑन इंडिया पाकिस्तान बेसिस पे, यानी कि मैं मुस्लिम बॉय मैरिड टू ए हिंदू गर्ल, और किस तरीके से पनाह देता है एक सरदार जो है, वो जो जगदीश सेठी ने रोल किया था, किस तरह से वो लोगों से बचा के एक मुस्लिम आदमी को पनाह देता है और अगेंस्ट द रॉयटर्स। तो पिक्चर बहुत कामयाब हुई थी, बहुत रिकॉर्ड तोड़े थे उस पिक्चर में।
तो बहुत अच्छा लगा था, अवार्ड मिलती, इतना बड़ा ऑनर सबको मिला, पिक्चर को मिला। हम 3 आर्टिस्ट गए थे छठ के ऊपर, बड़ा अच्छा लगा उनको। अच्छा, आप जैसे कि बात की आपने कि खलनायक आप का नाम हो गया, उसी में जाने जाने लगी कि विलेन है प्रेम चोपड़ा। तो आप अभी तक इतने खलनायक वाले रोल कर चुके हैं, तो कोई याद आ रहा है ऐसा जो आपको सबसे अच्छा लगा हो? देखिए, हमें तो याद बहुत से रोल होते हैं, लेकिन मुझे याद होते हैं, अगर वो पिक्चर कामयाब ना हो तो उस रोल का कोई फायदा नहीं। रोल वो याद किए जाते हैं जो हमारे हक में होते हैं, जो पिक्चरें कामयाब होती हैं। काम किसमें सराहा गया ज्यादा, वो तो कितनी कामयाब हुई। अब जो कामयाब हुई हैं वो सब हमारी फेवरेट हैं। शुरू से ले लीजिए, बहुत सी फिल्में थीं, जैसे शहीद बड़ा नाम हुआ, उससे तीसरी मंजिल वॉज अ बिग हिट, वो कौन थी वॉज अ बिग हिट। यानी कि शुरू में जितनी पिक्चरों में काम करते गए, आई वॉज वेरी लकी कि भाई 75 to 80% वर जुबलीस। और कामयाब तो, पिक्चर चले, कामयाब पिक्चर हो जाए तो आदमी जो है, एक्टर जो है, वो चलता रहता है। अगर कामयाब ना हो, ऐसे मैंने कहा होता है, अगर विलन भी एक इक्वली इम्पोर्टेंट किरदार होता है हीरो की तरह। बहुत ज्यादा होते हैं, तीन कैरेक्टर्स होते हैं फिल्म में, हीरो, हीरोइन और विलन। तो वो फिर उसका भी एक अपना स्टेटस बन जाता है एज ए स्टार। जी हाँ। और क्या होता है, फिल्में बदलती हैं, हीरो बदलते हैं, पर विलेन तो प्रेम चोपड़ा ही होते हैं। वो देखिए, ये भी एक बड़ी कंसिस्टेंसी के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क बिहाइंड स्टेइंग देयर। यू आर सक्सेसफुल, ऑलराइट, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू टेक इट इजी। मतलब हमेशा मेहनत करनी। हमेशा मेहनत, यू हैव टू बी ऑन योर टोज ऑल द टाइम। और फिर आपको हर फिल्म जो है, हम हर फिल्म को एक नई पिक्चर की निगाह से देखते हैं, और उसमें उतने ही जुट जाते, उतने ही काम करते हैं जितने कि हम किसी नई पिक्चर में करेंगे, ताकि वो पहली पिक्चर में काम करेंगे। तो ये जो है, ये बहुत जरूरी है कि उसी तरह की लगन, मेहनत, बल्कि मोर सक्सेसफुल यू आर द मोर हार्ड वर्क यू हैव टू डू। हाँ, मतलब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। एक्सपेक्टेशन लोगों की हो जाती है, आपको प्रूव करना पड़ता है कि यू हैव द कैपेसिटी टू स्टे। तो आपने ये बात कही, तो पहले गाना सुनते हैं, फिर इसी से जुड़ी एक बात मैं और पूछूंगी आपसे। जी हाँ। गाना कोई सा याद आ रहा है? गाना देखिए, वो कौन सी, मदन मोहन का म्यूजिक था, बहुत जी हाँ, अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत गाना था वो, साधना के ऊपर फिल्माया हाँ, गया अच्छा, था। नैना पर से।
कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं जाने माने कलाकार प्रेम चोपड़ा से निम्मी मिश्रा की बातचीत। एक बैडमैन, एक विलेन, एक ऐसा आदमी जो बुरे काम बड़ी आसानी से, सहजता से कर जाता है, फिल्मों में कहलाता है प्रेम चोपड़ा। ये नाम बन गया है बुरे कामों का प्रतीक, पर्याय, और हम समझते हैं कि ये एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी प्रशंसा है। इस कदर किरदार को वो जीता है कि उसका नाम ही उसके अभिनय का प्रतीक बन जाता है। आपको शायद याद होगा फिल्म उपकार का प्रेम चोपड़ा। वो बने थे मनोज कुमार के छोटे भाई, जो मौज मस्ती में डूबे एक आधुनिक खुले विचारों के युवा थे, जो पैसा कमाना नहीं गंवाना जानते थे। सारे अय्याशी के शौक थे उनके। इस सौतेले छोटे अय्याश भाई के किरदार को क्या खूब निभाया था प्रेम चोपड़ा ने। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। इस धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। जो ना पूजे इस माटी को, जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही पाया प्यार तेरा, पाया प्यार तेरा। यहाँ अपना पराया कोई नहीं, यहाँ अपना पराया कोई नहीं है, सब पे माँ उपकार तेरा है, सब पे माँ
धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। गौतम नानक का खिलते हैं अमन के फूल यहाँ, खिलते हैं अमन के फूल यहाँ। गांधी सुभाष टैगोर तिलक, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ, ऐसे हैं चमन के फूल यहाँ। रंग हरा हरी सिंह नलवे से, रंग लाल है लाल बहादुर से, बसंती भगत सिंह, रंग अमन कबीर जवाहर से, अमन कबीर जवाहर से। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि आप हर फिल्म में बहुत मेहनत करते हैं बतौर विलेन, तो आपका जो अंदाज होता है वो हर बार अलग होता है, और आप विलेन तो होते हैं, साथ उसमें कहीं ह्यूमर का भी पुट लेके आते हैं। तो उसके लिए आप खुद कुछ करते हैं या डायरेक्टर कुछ करवाते हैं? उसमें एक्टर का भी इनपुट होता है, उसके राइटर डायरेक्टर के साथ मिलके कंसल्टेशन से होता है कि फिल्म्स आर नॉट मेड इन आइसोलेशन, इट्स ए ग्रुप एक्टिविटी। सब मिलजुल के एक फिल्म को अपनाते हैं। डायरेक्टर नो डाउट इज द बॉस, लेकिन एक एक्टर को, ताकि लोग जो हैं देखने वाले जो हैं उससे बोर ना हो उसको, और रोल तो वही है, नेगेटिव रोल है, लेकिन उसी रोल को आप एक नए अंदाज से अगर करें तो वो यानी कि एक दिलचस्प सी परफॉर्मेंस बन जाती जो लोगों को मुतासर करती। यानी इसीलिए वो नेगेटिव रोल्स में मैंने बहुत जगह ऐसी कोशिश किया कि डिफरेंट अलग अलग किस्म के मैं रंग। जी हाँ, जी। तो कई जगह मैंने कॉमेडी दिया, कई जगह मैंने सैडिज्म लाया, हालांकि वो बफूनरी लाया, ताकि लोग जो हैं उसको कहें ये अजीब व गरीब कैरेक्टर है यार इसको। और कई फिल्में आप हैरान हो गए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स की पिक्चरें हिट हो गई, काला सोना थी जैसे, या कड़ी पतंग थी, या हाँ। बहुत सी उन दिनों की बात कर रहा हूँ, जो दो रास्ते थी। उन लोगों ने बोला कि ये फिल्में जो हैं बार बार रिपीट वैल्यू प्रेम चोपड़ा की परफॉर्मेंस है, क्योंकि एक अजीब किस्म का कैरेक्टर है। ये नहीं कि बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन अजीब किस्म का उसने एक कैरेक्टर किरदार अदा किया है, डिफरेंट शेड, आपकी खासियत है, शेड किया। तो लोगों ने कहा ये बैटमैन तो है, बट लेकिन एक जैसे आपने कहा ह्यूमर है बैटमैन में। वो ह्यूमर की वजह से ही लोगों ने सराहा, हंसाया भी लेकिन डराया भी, लेकिन विदाउट लूजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द कैरेक्टर इन द स्क्रिप्ट। वो बहुत जरूरी। जो आप जो कैरेक्टर का इम्पैक्ट है स्क्रिप्ट में, वो आपको पूरी तरह ध्यान में रखना पड़ता है। वॉट एवर मैनरिज्म्स यू टेक अप, वॉट एवर गेटअप्स यू टेक अप, और हाउ एवर यू परफॉर्म। अच्छा, जो खास जुमले आप बोलते हैं, जैसे प्रेम चोपड़ा है नाम मेरा, या भैंस का कोई गोबर करेगी, ऐसा कुछ जो बहुत सी जुमले हैं, ये किसने इजाद किया, आपने या ये देखिए, ये फिल्में ये शुरू हुए जुमले मेरे बॉबी फिल्म से। बोल के भी तो दिखाइए। बॉबी फिल्म में एक बड़ा अच्छा दिलचस्प वाकया है कि राज कपूर की पिक्चर, और राज कपूर मेरे रिश्तेदार भी हैं, यानी कि मेरी बीवी और उनकी बीवी भाई बहनें हैं आपस की। उन्होंने मुझे कहा एक किस्सा है इसके पीछे। हाँ, उन्होंने कहा कि साहब देखिए एक रोल करना है, स्पेशल अपीयरेंस है। तो मैंने उस वक्त में आपने नंबर 1 विलन
पोजीशन में था, तो मैंने कहा देखिए राज साहब, आपके साथ कौन काम नहीं करेगा। फिर हमारा तो खैर पुरस्कार लग है, हम चाहते हैं काम करना, लेकिन आप अच्छा रोल हमें दीजिए ताकि नाम भी हो हमारा। मजा आए जब राजपुर की पिक्चर में काम करता आदमी हो तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। तो बोला ये रोल है लेकिन तुम्हें ये करना पड़ेगा, बिकॉज आई नीड यू फॉर दिस। करना पड़ेगा तो करेंगे, ऐसी कोई खास बात नहीं। तो पहले तो उनके दिमाग में कुछ कहानियां, कुछ अजीब व गरीब, वो जहाँ भी बैठते थे, हालांकि वो जो भी रात शाम को वो रंगीन आदमी थे, बिठा के अपने किस्से बताते थे, यार तुम्हारा करेक्टर ये होगा, ऐसे करोगे तुम, वहाँ तुम लड़का लड़की के पीछे जाते हो, पकड़ते हो, लेकिन वो भाग जाते हैं, तुम्हारे घर जाते हो बड़े मायूस, तुम जाके देखो तुम्हारे घर पे ही फिर तुम्हारा बाप है एक अंगल, उसने पनाह दे रखी है उसको। बड़ी कहानी उन्होंने सुनाई। लेकिन जब सेट पे पहुंचे तो सेट पे उन्होंने एक ही बात कही कि भाई ये जैसे लड़का लड़की बाहर निकल, तुम पेपर से पहचान लेते हो और उनका लड़की का हाथ पकड़ के बोलते हो प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। क्या ये पहले तो रजिस्टर नहीं हुआ मुझे कि ये क्या डायलॉग बोल रहा है मुझे कहने के लिए। बाद में मेरा रजिस्टर हुआ तो फिर मैं प्रेमनाथ भी बैठा हुआ था, वो भी सोच पिक्चर में। तो हम इकट्ठे चाय पी रहे थे, कहते हैं यार यू डोंट नो, अगर ये पिक्चर कामयाब हुई जिसका 100% चांस भी है, उस वक्त हर कोई तो यही सोचते ना पिक्चर, एक तुम $1,000,000 भी खर्चोगे पब्लिसिटी के लिए, वो पब्लिसिटी नहीं मिलेगी जो तुम्हें इसमें मिल जाएगी। और बात सही हुई, पिक्चर बहुत कामयाब हुई। मैं सिर्फ क्लाइमेक्स में आता हूँ, लेकिन 15-20 मिनट आधा घंटा जो भी आता हूँ थिएटर से आते हैं, उनकी जबान में सिर्फ एक ही रहता है, एक ही। आज भी यही है, आज भी यही। आज यानी कि ये है कि अभी फॉरेन कंट्री में जहां भी हम जाते हैं शोज के लिए, वो के लिए एक यानी कि मुश्तरका कच्ची आवाज आती है कि हमें वो बॉबी का डायलॉग सुना के बताइए। तो मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि मैं डायलॉग याद नहीं करना पड़ता, अपना नाम तो भूल नहीं सकता। हाँ, अपना नाम कुछ अलग अंदाज में बोलते वो बहुत अच्छा लगता है। वही बस। तो बॉबी उसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। जैसे सौतन में था मैं वो बला हूँ जो शीशे से पत्थर को तोड़ता हूँ। हाँ। फिर हर फिल्म में कुछ ना कुछ लगाना शुरू कर दिया उन्होंने। तो वो आप सबकी मतलब मिली जुली मेहनत से होता है। और कभी वो सजेस्ट, कभी हम सजेस्ट करते हैं, कभी राइटर एक अच्छे पंच के साथ आता है तो वो कर देते हैं। अच्छा, बॉबी की इतनी बात चली, आपने किस्सा भी सुनाया, तो बॉबी का एक गाना आपकी पसंद का सुना? बिल्कुल सुनाइए साहब। कौन सा वाला बॉबी का? वही कमरे में बंद। अच्छा, हम तुम्हें बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, अंधेरा, बाबा मुझे डर लगता है, पीछे कोई डाकू लुटेरा, क्यों डरा रहे हो? आगे हो घनघोर अंधेरा, पीछे कोई डाकू लुटेरा, ऊपर भी जाना हो मुश्किल, नीचे भी आना हो मुश्किल, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, हम तुम कहीं को जा रहे हो और रास्ता भूल जाए, कमरे में बंद हो
से गुजरे और शेर आ जाए, हम तुम एक जंगल से गुजरे और शेर आ जाए। शेर से मैं कहूँ तुमको छोड़ दे, मुझे खा जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। ऐसे क्यों खोए खोए हो, जागे हो कि सोए हुए हो। क्या होगा कल किसको खबर है, थोड़ा सा मेरे दिल में ये डर है। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। हम तुम यूं ही हंस खेल रहे हो और आँख भर आए। तेरे सर की कसम, तेरे गम से भाभी मर जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। तेरे नैनों की भूल भुलैया में भाभी खो जाए। हम तुम एक कमरे में बंद हो एक कमरे में बंद और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए, और चाबी खो जाए। खो जाए। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जिसको करने में, जैसे कि आपने कहा कि पब्लिक पसंद करे या बॉक्स ऑफिस पे फिल्म चले तो वो किरदार जाने जाते हैं, पर आपको अपने आप किस किरदार को करने में बिल्कुल सेटिस्फेक्शन हुआ? आपके अंदर का जो कलाकार था उसको लगा कि मैंने कुछ करके दिखाया। बहुत सी फिल्में हैं जो कि बहुत सी कामयाब भी हुई, लेकिन जैसे मैंने एक पिक्चर में काम किया था जादू टोना, बहुत बढ़िया रोल था उसमें। माय डॉटर, इट वाज अ पॉजिटिव रोल इन दैट एरा आई एम टॉकिंग ऑफ 75 में 76 में। माय डॉटर इज पोजेस्ड बाय द स्पिरिट। तो एक बड़ा यानी कि डिस्टर्ब्ड फादर है वो, और वो परफॉर्मेंस जो थी एक बहुत सराही गई, लोगों ने एक्सीलेंट रिव्यूज दिया पर्सनल परफॉर्मेंस के बारे में, लेकिन फिल्म जो है वो कामयाब नहीं हुई। अच्छा, अब मुझे बड़ी उम्मीद थी उस पिक्चर के बाद कि भाई कामयाब होगी तो अपने को बड़े अच्छे कैरेक्टर रोल्स मिलेंगे, नए सेंट्रल कैरेक्टर रोल्स मिलेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ना, एक आर्टिस्ट के लिए चूज करना कि कौन सी पिक्चर सेटिस्फेक्शन आपको मिली, वो सेटिस्फेक्शन के साथ कामयाबी हो तभी बात बनती। लेकिन अच्छा, उसके बाद एक पिक्चर आई थी आप आए बाहर आई, जी हाँ, जी हाँ। उसमें भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, बहुत ही किरदार पसंद किया था और बहुत मेहनत भी की थी। मैंने नकली आंख भी लगाई थी, काफ़ी तकलीफ अमेज भी चीज़ें थी। पिक्चर रिलीज होने से पहले बहुत सी फिल्में आई, हम छोड़ते गए नहीं हम यार पैरेलल रोल्स करेंगे, कुछ ऐसा राजकुमार की तरह ही ऐसे जाएंगे रोल। वो फिल्म भी रिलीज होने के बाद फ्लॉप हो गई। अब वो जो है एक फिर आदमी जो है जो गुमराह हो जाता है इस दिनों में, फिर होश में आ जाता है कि नहीं यार, ये एन एक्टर हैज़ टू बी केयरफुल कि भाई शुड ऑल्सो
work in pictures which are successful not only for his role but those setups were very big. अब आप आए बाहर में राजेंद्र कुमार था, साधना थी, वो उस वक्त मोहन कुमार की प्रोडक्शन थी, वो बहुत बहुत बड़े सेटअप थे उन जमाने। तो उसके बाद बहुत सी पिक्चरें कामयाब हुई जिनमें बड़ी सेटिस्फेक्शन भी हुई, जैसे आपके दो रास्ते या कटी पतंग या प्रेम नगर, या उसके बाद डोली, दो अनजाने और फूल बने अंगारे रेखा के साथ थी, वो भी सुपर हिट पिक्चर थी। बहुत सी फिल्में, सिलसिला तारा शुरू हो गया। मिले तो मिलाया भी नहीं हार, बड़ी अफसोस की है बात, मिले तो मिलाया नहीं हार, बड़ी अफसोस की है बात, मिले तो मिलाया नहीं हार, बैठे हो आप चुरा के देखो तो आप मिला के, हमको है क्या शिकायत हो, पूछो तो पास बुला के, पूछ भी लो ना, अरे
दोस्तों, प्रेम चोपड़ा साहब से बातचीत का ये सिलसिला इस कदर चला कि हमें समय का अंदाजा ही नहीं रहा। लेकिन हमारी ये बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं, इसलिए हमने प्रेम चोपड़ा साहब से ये वादा ले लिया कि कार्यक्रम में वे फिर से हाजिर होंगे। कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे शम्मा से कहीं लाए झिलमिला के मिले। बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, जैसे सावन जैसे सावन जैसे सावन से कहीं प्यासी घटा छा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े कब के बिछड़े। दिल धड़कता है, सांस बहकी है, प्यार छलता है प्यासी आँखों से, सुर्ख होठों पे आग दहकी है, महकी हवाओं में बहकी फिजाओं में दो प्यासे दिल यूं मिले, दो प्यासे दिल यूं मिले, जैसे मैं कश जैसे मैं कश जैसे मैं कश कोई साथी से डगमगा के मिले, कब के बिछड़े हुए हम आज कहाँ आके मिले, कब के बिछड़े कब के बिछड़े। तो जरूर सुनिएगा। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम को तैयार करने में हमारे तकनीकी सहयोगी थे प्रदीप शिंदे और जेटी महाजन। विविध भारती की ओर से कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। उजाले उनकी यादों के।
पहेली।